निर्माण और पहली चुनौतियां। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विष्णुपुरी था। यह राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के राजा राजा रामेश्वर न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता के कारण राज्य में शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। राजा रामेश्वर का मानना था कि एक राजा की असली शक्ति उसकी प्रजा की भलाई में निहित होती है। वो हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते थे। राजा ने अपने राज्य में कानूनों का पालन कड़ा किया था, लेकिन साथ ही प्रजा के अधिकारों की रक्षा भी की थी। राजा के शासन में हर वर्ग की प्रजा, किसान, व्यापारी, सैनिक और शिल्पकार खुशहाल थे। किसानों को भूमि की उपज के लिए उचित मूल्य मिलते थे, व्यापारियों को व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और सैनिकों को उनकी मेहनत का उचित इनाम मिलता था। शिल्पकारों और कारीगरों को भी सम्मान मिलता था और उनका काम राज्य में कला और संस्कृति के प्रसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन राज्य में एक समस्या थी जिसे राजा ने कभी ठीक से नहीं पहचाना था। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राज्य में कई इलाके थे जहां लोग उगाई गई फसलों से संतुष्ट नहीं थे और वे राजा की नीतियों से असंतुष्ट हो गए थे। वे महसूस करते थे कि राजा के आदेश और उनकी योजनाओं का फायदा कुछ खास वर्गों तक ही पहुंच रहा था और गरीब वर्गों को वह ध्यान नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए था। राजा रामेश्वर अपने राज्य की हर स्थिति को ठीक से समझने के लिए एक दिन अपने राजमहल से बाहर निकले। उन्होंने डिस्गाइज में जाकर गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में लोग भूख और गरीबी का सामना कर रहे थे। यह दृश्य उन्हें बहुत दुखी कर गया। राजा ने तुरंत फैसला किया कि वो अपनी प्रजा के लिए एक नई योजना बनाएंगे जिससे सभी वर्गों के लोग समान रूप से लाभ उठा सकें। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और कुछ नया सोचा। उन्होंने प्रजा समृद्धि योजना बनाई जिसमें सभी गांवों में सरकारी मदद पहुंचाई जाएगी, फसल बीमा की योजनाएं शुरू की जाएंगी और हर व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें जैसे पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राजा की योजना को लोगों ने माना, लेकिन राज्य में कुछ विरोधी भी थे। उनका कहना था कि ये योजनाएं राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करेंगी और शाही खजाने को नुकसान पहुंचाएंगी। कुछ धनिक वर्गों ने तो राजा के खिलाफ साजिश भी रची, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी समृद्धि में कोई कमी आए। राजा रामेश्वर ने कभी भी इन विरोधों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो जानते थे कि यदि उनकी योजनाएं सफल होती हैं तो राज्य में और प्रजा में खुशहाली आएगी। उन्होंने अपनी योजनाओं को लागू किया और धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई, लेकिन राजा को अब एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। राज्य के बाहर से आक्रमण का खतरा बढ़ने लगा था। यह एक नई दिशा थी जहां राजा रामेश्वर को अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी करनी थी। युद्ध और विजय। राज्य के बाहरी संकट का सामना करने के लिए राजा रामेश्वर को अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करना पड़ा। राज्य के सीमाओं पर दुश्मनों के हमले की खबरें आने लगीं। ये दुश्मन एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य से थे जो विष्णुपुरी की समृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों को अपनी संप्रभुता में लेना चाहता था। राजा रामेश्वर ने यह तय किया कि राज्य की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करना होगा, लेकिन वह अपनी प्रजा को यह संदेश देना चाहते थे कि यह युद्ध केवल राज्य की सुरक्षा के लिए है, न कि कोई साम्राज्य विस्तार की योजना। राजा ने अपने सैनिकों और कूटनीतिक अधिकारियों को बैठक बुलाकर युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने अपने प्रमुख सैन्य अधिकारी सेनापति वीरनंदन से कहा, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकजुटता है। हमें अपनी प्रजा की रक्षा करनी है और हम ये तब तक करेंगे जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती। राजा का विश्वास और उनके शब्दों ने सेना को प्रेरित किया। युद्ध के मैदान में राजा रामेश्वर ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। यह युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं था, बल्कि यह राज्य के प्रत्येक नागरिक की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। प्रजा ने अपने राजा के आदेशों का पालन किया और उनकी मदद से राज्य की सीमाओं को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। महिलाएं भी खेतों में काम करने से लेकर युद्ध के रसद तैयार करने तक हर मोर्चे पर प्रजा की मदद करतीं। दुश्मन ने विष्णुपुरी की राजधानी पर आक्रमण करना शुरू किया, लेकिन राजा रामेश्वर की सेना ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का सामना किया। युद्ध कई दिन तक चला और हर दिन की लड़ाई में राज्य की सेना ने दुश्मन को पीछे धकेला। राजा रामेश्वर को अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी प्रजा के लिए लड़े रहे थे। उनकी प्रेरणा और नेतृत्व ने राज्य के नागरिकों में एक नया जोश भर दिया था। राजा रामेश्वर की सेना ने दुश्मन की रणनीतियों को मात दी और अंत में विजय प्राप्त की। दुश्मन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं। राजा रामेश्वर की सेना की जीत एक ऐतिहासिक क्षण बन गई। न केवल राजा का नाम पूरे राज्य में गूंज उठा, बल्कि उनकी प्रजा ने भी उनके प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को और भी गहरा किया। राजा ने अपनी प्रजा को एक भव्य भोज दिया जिसमें युद्ध की सफलता का जश्न मनाया गया। राजा ने युद्ध की समाप्ति के बाद अपने राज्य की स्थितियों की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि युद्ध के बाद प्रजा की हालत में कुछ और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कई गांवों में युद्ध के कारण नुकसान हुआ था। राजा ने फिर से अपनी योजनाओं को लागू किया, जिसमें युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण योजनाएं शामिल थीं।
उन्होंने युद्ध के शहीद सैनिकों के परिवारों को उचित सम्मान और सहायता दी, और जो लोग युद्ध के कारण पीड़ित थे उन्हें सहायता प्रदान की। राजा रामेश्वर का राज्य अब एक नया रूप ले चुका था। उन्होंने न केवल अपने राज्य को सुरक्षित किया था, बल्कि उन्होंने प्रजा के बीच भाईचारे और सामूहिकता का एक मजबूत संदेश भी दिया था। राज्य के लोग अब ये समझने लगे थे कि उनका राजा केवल एक शासक नहीं, बल्कि उनका मित्र और संरक्षक भी है। राजा की नीतियों ने यह सिद्ध कर दिया कि एक अच्छा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा के लिए हर संकट में खड़ा होता है और उसकी भलाई के लिए हमेशा काम करता है। राजा रामेश्वर ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा की भलाई के रास्ते से मुंह नहीं मोड़ा। उनका शासन एक आदर्श बन गया और उनकी प्रजा ने उन्हें न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक महान नेता के रूप में भी सम्मान दिया। राजा रामेश्वर की ये कहानी ये सिखाती है कि एक राजा का असली मूल्य उसकी प्रजा की भलाई, उसके संघर्षों में साथ देने और हर संकट से उबरने की क्षमता में निहित होता है। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता और जो हमेशा उसके हक के लिए लड़ता है। यह आपकी कहानी थी।